तो शुरू करते हैं। द चैप्टर नंबर 19 की बात हो रही है। ओके, और जब भी अपन कोई टॉपिक लेते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा जाता है कि भाई उसका वेटेज क्या है हमारे नीट के पेपर में। तो इसका वेटेज लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखा जाता है। तो इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन बनते बनते यहां पर यह हमारा ओवरऑल 90 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वह उत्सर्जी तंत्र जो है वह हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टॉपिक को कोरिलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्सर्जी उत्पाद एवं उनके निष्कासन डायग्राम में आप यहाँ पर उत्सर्जी तंत्र में आने वाले विभिन्न संरचनाओं को देख रहे हैं। एनीवेज, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन के फॉर्म में प्रोटीन लेते हैं, लिपिड लेते हैं, विभिन्न तरह के आयंस लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, पानी पीते हैं, तो यही लेते हैं, चपाती खाते हैं। तो हम एक्चुअल में लेते क्या हैं? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है फाइनली। एट द सेम टाइम जो लिपिड होता है वो इजीली फाइनली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और कुछ जो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें अपन ने पानी बोला, जिसने अपन ने आयंस बोला, मिनरल्स बोला या न्यूक्लिक एसिड का जो अमाउंट बोला, ये सारे रेडीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम क्रिएट कौन करता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये प्रोटीन। प्रोटीन का मेटाबॉलाइट वेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें मेन उत्पाद होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के रूप में ये यूरिया, नाइट्रोजन के रूप में अमोनिया, नाइट्रोजन के रूप में ये यूरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। क्योंकि इन सब में नाइट्रोजन नाम का उत्पाद होता है और नाइट्रोजन इज वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बॉडी। बहुत जहरीला पदार्थ होता है ये। नाइट्रोजन अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में वैसोडाइलेटर बनाएगा। अगर ये नाइट्रोजन हमारे बॉडी में रहेगा तो अमोनिया जैसा टॉक्सिक सब्सटेंस बना के सेल को डैमेज करने का काम करेगा। वैसोडाइलेटर के फॉर्म में ये एजिंग को प्रमोट करेगा, लो बीपी लेकर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर नाइट्रोजन जो है वह टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। अब इस नाइट्रोजन को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस नाइट्रोजन को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी में सिस्टम के नाम पर एक सिस्टम दिया है, उत्सर्जी तंत्र। और वह तंत्र बना हुआ रहता है मुख्यतः अंग से। अंग को नाम दिया है अपने किडनी अर्थात उरक। और उस उरक में पाई जाती है संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के रूप में नलिकाएं। उन नलिकाओं को अपन ने नाम दे दिया नेफ्रॉन। कुल मिला के हमारे शरीर में प्रोटीन के उत्पाद के रूप में जो नाइट्रोजन बन रहा है उसे निकालने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र है, वही है उत्सर्जी तंत्र। ये अपने टॉपिक आरंभ कर दिया है। अब प्राणी उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अन्य आयन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट आदि को संचय करता है। अब इनमें से प्रॉब्लम वाला कारक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, अरे जल नहीं, अरे सोडियम नहीं, अरे पोटेशियम नहीं, अरे क्लोरीन, फॉस्फेट और सल्फेट नहीं। माय डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। और उसमें जो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो है टॉक्सिक, उनमें बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अमोनिया से लेस हार्मफुल है यूरिया और लीस्ट हार्मफुल है यूरिक एसिड। प्राणियों के द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन अपशिष्टों को ज्यादा मात्रा में अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक अम्ल होते हैं, इनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। ये हमारी बॉडी में एक तरह से सेल को नष्ट करते हैं। तो ये बहुत, और ऑक्सीडेशन भी प्रमोट कर देते हैं नाइट्रोजन वाले। ऑक्सीजन प्रमोट करेंगे तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होगा वो मीथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा। कुल मिलाकर ये किसी न किसी रूप में हमारी कार्यकी में हर्डल क्रिएट करेंगे। तो इन्हें हमारे शरीर से निकालना अनिवार्य है। और उसी नाइट्रोजन उत्पादों को निकालने की प्रक्रिया को अपन ने नाम दिया है उत्सर्जन।
इसके अंतर्गत अपन विशेष रूप से पढ़ने वाले नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया सर्वाधिक हाईली टॉक्सिक है, और ये जो हाईली टॉक्सिक है, ये बोलता है कि भाई मैं जैसी बनूं मुझे तुरंत बाहर निकाल देना, और मुझे बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, मुझे बाहर निकालने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता है। अर्थात पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, जिन्हें अपन एक्वेटिक या जलीय जीव कहते हैं, उनमें मूलतः पाया जाता है अमोनिया एज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। फ्री फोकट फंड में बाहर निकालो, तुरंत निकालो, देना होगा पानी। परंतु यूरिया और यूरिक एसिड जो होते हैं, ये मूलतः स्थल पर पाए जाने वाले जीवों का अनुकूलन होता है, क्योंकि स्थल पर तुलनात्मक रूप से पानी कम है, तो इनको निकालने के लिए पानी की मात्रा कम चाहिएगी, पर थोड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी ऊर्जा का उपभोग करो, ऊर्जा का व्यय करो, और कम मात्रा में पानी के द्वारा ही ये पदार्थ बाहर निकाले जा सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है, जो जितने सरल प्राणी हैं उनमें ऊर्जा व्यय की प्रक्रियाएं ज्यादा विकसित नहीं है, ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा विकसित नहीं है, तो वह फ्री फोकट फंड में ये कार्य पानी के माध्यम से करा लेते हैं और वो अमोनिया का निष्कासन करते हैं। पर विकास की प्रक्रिया में विकास हुआ और प्राणी जो आए उभयचरी से होते हुए, थलीय से होते हुए वायुव्य बने, तो जैसे जैसे विकास हुआ तो उसके अंतर्गत यहाँ प्राणियों में विकास के नाम पर ऊर्जा निर्माण की प्रक्रियाएं होने लगी, अतिरिक्त ऊर्जा रहने लगी, तो इनके पास ऊर्जा को व्यय करने का तो साधन था, परंतु इनके पास समस्या ये थी कि इनके पास में जल उतनी मात्रा में नहीं था, क्योंकि ये रहते थे थल पे, ये रहते थे हवा में। तो इन्होंने एक प्रक्रम सेट किया कि हम देंगे ऊर्जा पर पानी बहुत कम देंगे, और ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया की जगह इन्होंने प्रतिस्थापन कर दिया। किसका? यूरिया का और यूरिक एसिड का। यानी कि यूरिया यूरिक एसिड पानी कम लेते हैं बाहर निकालने के लिए, पर इन्हें चाहिए ऊर्जा की मात्रा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहां पर ये मैकेनिज्म यहां पर वर्क करता है। अब अलग अलग तरह के जीव हैं जो पदार्थ, ये अगर अपन थोड़ा सा ब्रेन लगाएं तो ये उच्च विकास के आधार पर विभिन्न तरह के जीवों को अपन ने अरेंज किया है कि कौन सा जीव क्या उत्सर्जी पदार्थ निकालता है। अगर वह अमोनिया निकालता है तो अमोनोटैलिक, यूरिया निकालता है तो यूरियोटैलिक, और यूरिक एसिड निकालता है तो यूरिकोटैलिक। और विकास की प्रक्रिया में मैं इसलिए बोल रहा हूं, सबसे सरलतम प्रकार के जो जीव होंगे वो अमोनोटैलिक होंगे, और उच्च विकास में विकसित रूप में जो होंगे वह यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक होंगे। अमोनिया जो होता है वो रेडिली, आसानी से मूव हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का उपभोग नहीं करना पड़ता है, अर्थात ये सांद्रण प्रवणता के अनुसार ही कार्य करेंगे। किसके अनुसार कार्य करेंगे? सांद्रण प्रवणता के अनुसार ही कार्य करेंगे। और सांद्रण प्रवणता के अनुसार, यानी ये आसानी से किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाएंगे? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाएंगे। शरीर की सतह या क्लोम बोले तो गिल्स के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। यूरिया जो होता है वह जो है मुख्यतः विकास का प्रतीक है, ये विकसित जीवों में बना हुआ है। तो विकसित जीवों में होता है अंग के रूप में किडनी, तो किडनी और यकृत जैसी संरचना होती है, तो यूरिया बनता है यकृत में, और यकृत में बनता है, और बनता है किसके द्वारा है? प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड से बनता है अमोनिया, और अमोनिया ही आगे चलकर यकृत में डीएमिनेशन प्रक्रिया और यूरिया फॉर्मेशन प्रक्रिया के द्वारा ऑर्निथीन साइकिल करके यूरिया का निर्माण करता है। कौन? अमोनिया, और वही आगे चलकर यकृत में यूरिया बनाता है, और अंततः वह रक्त में आता है, और फाइनली रक्त के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। यूरिक एसिड जो होता है वह ऊर्जा तो थोड़ी ज्यादा लेता है बाहर निकाले, पर पानी न्यूनतम लेता है। इसलिए जिन जीवों में पानी न्यूनतम होता है, अर्थात जो वायुव्य होते हैं, उनमें मुख्यतः एक तरह से ये जल संरक्षण का माध्यम है, एक तरह का ये अनुकूलन है। मल के रूप में, फाइबर के रूप में, अवक्षेप के रूप में बाहर निकलता है। सबसे ज्यादा हानिकारक अमोनिया, इसलिए तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा। उससे तुलना में उससे कम हानिकारक यूरिया, और सबसे कम हानिकारक होता है
कौन? यूरिक और टैलिक। क्लियर हो रही है? यहां पर विषयपन के आधार पर बता रहा हूं। पानी की सर्वाधिक आवश्यकता अमोनिया होगी, से कम आवश्यकता, यानी कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहां पर पता चलेगा कि यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक जो जीव होते हैं वो मुख्यतः जलीय अनुकूलन होगा, जबकि ये अमोनोटैलिक जो है यानी अमोनिया को निकालना जलीय अनुकूलन है, यानी जो जल में रहेंगे वही अमोनोटैलिक होंगे, क्योंकि इसको निकालने की एक शर्त है, ऊर्जा का उपभोग नहीं होगा, परंतु ऊर्जा का व्यय नहीं होगा, परंतु यहां पर होगा व्यय पानी का। तो पानी होना चाहिए, अर्थात जलीय जीव होने चाहिए। उदाहरण के लिए यहां पर बोनी फिशेज यानी कि अस्थिर मछलियों में टीलियोस्ट आते हैं, टैडपॉल और जलीय कीट। टैडपॉल लार्वा है किसका? फ्रॉग का। तो ये मछली जैसा ही होता है जीव, तो उसमें मुख्यतः अमोनोटैलिक है। और जल में रहने वाले कीट की बात हो रही है, और जल में रहने वाले जो कीट होते हैं वह क्रिस्टेशियंस होते हैं, उनकी बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्तनधारी और शार्क। शार्क जो होती है वो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है। कार्टिलेजिनस फिशेज अर्थात उपास्य मछलियां, शार्क में यूरियोटैलिक और अस्थिर मछलियों में अमोनोटैलिक। यानी कि यहां पर और अगर अपन थोड़ी खोपड़ी दौड़ाएं तो अस्थिर मछलियां कहां पर रहती है? तो बोली अस्थिर मछलियां जो होती है वह समुद्र में रहती है, और यहां पर जो अस्थिर मछलियां होती है वह समुद्र में नहीं, फ्रेश वाटर में रहती है, और इसलिए वो फ्रेश वाटर के कारण दबा के निकालती है पानी। फ्रेश वाटर का मतलब क्या हुआ? यहां पर फ्रेश वाटर का मतलब हुआ अल्प पराशरी माध्यम में रहती है, तो अल्प पराशरी माध्यम में रहने वाले निकालते हैं अमोनिया। और जो तुलना में उससे अति पराशरी यानी समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं, समुद्र में रहने वाली मछलियां बोले तो उपासी मछलियां, यानी कि कार्टिलेजिनस जो फिशेज होती है, शार्क, ये रहती है हाइपरटोनिक मीडियम में, तो अति पराशरी में रहने वाले यूरिया निकालते हैं, और अल्प पराशरी में रहने वाले अमोनिया निकालते हैं। क्लियर? अल्प पराशरी अमोनिया, अति पराशरी यूरिया। तो यूरिकोटैलिक हो गई है शार्क, हाइपरटोनिक, और अमोनोटैलिक हो गई टीलियोस्ट, हाइपोटोनिक। इसके अलावा पक्षी, कीट कौन से? स्थलीय कीट, जलीय नहीं, स्थलीय कीट। और घोंगे यानी स्नेल और सरीसृप जो जीव होते हैं वो मुख्यतः होते हैं यूरिकोटैलिक। तो यहां पर अपन ने उत्सर्जन के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटा, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से उन विकास की प्रक्रिया को भी समझाते हैं। जब हम उत्सर्जी तंत्र की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि किडनी जो है वह हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों के रूप में यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया जैसे पदार्थ को निकालने में तो हेल्प करती है, मेनली यूरिया को निकालने में हेल्प करती है, पर ऑन द नेम ऑफ यूरिया एक्चुअल में ये क्या करती है? आयंस को कंट्रोल करती है, और और क्या करती है? आयंस के नाम पर बॉडी के पीएच को मेंटेन करती है, एसिड बेस को बैलेंस करती है माय डियर स्टूडेंट। तो कुल मिलाकर ये हमारे शरीर में मोटा मोटा बोलूं तो ये समस्थैतिकता को बनाए रखती है, अर्थात हमारे शरीर जैसा है, जैसा उसमें पीएच है, जितना उसमें एसिड और बेस का बैलेंस है, वो सबको बनाए रखती है माय डियर स्टूडेंट। किसकी बात की जा रही है? किडनी की बात की जा रही है, जिसमें मेनली संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में वहां की रीनल नलिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे अपन कहते हैं नेफ्रॉन। तो जब भी क्वेश्चन आए शरीर की समस्थैतिकता को बनाए रखने में किन किन का योगदान है, तो अपन आंसर देंगे नर्वस सिस्टम का है, एंडोक्राइन का है, जिन्हें दोनों को मिलाकर अपन ने समाकलित तंत्र बोला था। पर तीसरा एक और आ गया समस्थैतिकता को बनाए रखने के लिए, एंड दैट वन इज कॉल्ड, जिसे अपन कहते हैं उत्सर्जी तंत्र। मेरी बात आपके क्लियर हो रही होगी, यानी कि एसिड बेस के बैलेंस को बनाकर ये मिनरल को, ये आयंस को, यूरिया, यूरिक एसिड को और अमोनिया को भी एनसीईआरटी ने बोला भी है कि किडनी का माइनर रोल है अमोनिया के रिमूवल में, क्योंकि मेजर रोल तो यूरिया के रिमूवल में होता है।
यूरिया के उत्सर्जन में होता है। ऐसा हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है मेरे बच्चे। स्थिर अवस्था को बनाए रखता है। वॉल्टर कैनन ने समस्थातिकता के बारे में बताया था। समस्थापन की प्रक्रिया सामान्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये वास्तव में क्या है, जैसा मनुष्य प्राकृतिक रूप से होता है वह अवस्था होती है माय डियर स्टूडेंट, और एक सीमा में रहकर अपनी उपापचय क्रियाओं को करता रहता है। निर्माण के नाम पर उपचय करता है, विध्वंस के नाम पर अपचय की क्रियाएं निरंतर करता रहता है। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ रहा है कि भाई अपन ये बोल रहे हैं कि ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया और आयन और मिनरल और एसिड और बेस को बनाए रखता है। तो इसके लिए ये मूलतः किसका उपयोग करता है? विलायक के रूप में मूलतः उपयोग करता है जल का। जल में ही इन पदार्थों को घोल लेता है, अर्थात जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जल पर आधारित होने वाली क्रियाओं को अपन परासरण कहते हैं। अर्थात ये विभिन्न तरह के जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, स्पेशली जो नाइट्रोजन आधारित होते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलते हैं? एक प्रक्रिया के द्वारा निकलते हैं। उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं परासरण नियमन। इज इट क्लियर? बात क्लियर हो रही होगी मेरे बच्चे। विलय की गति तथा इसके कारण विलायक की गति का नियम यहां पर लागू हो जाता है। हमें मालूम है कि परासरण में मुख्यतः विलायक की गति होती है, वही नियम यहां पर लागू होता है। स्थिर अवस्था में लवणीय जल की सांद्रता का रख रखाव किया जाता है कि भाई कभी कभी लवणीय जल आ जाता है, तो उस अवस्था में किस तरह से शरीर का रख रखाव किया जाए, ये प्रक्रिया ही कहलाती है परासरण। इसके अंतर्गत दो क्रियाएं होगी, या तो होगा एंडोऑस्मोसिस अर्थात अंतःपरासरण, या होगा एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस अर्थात बहिर्परासरण। यानी कि एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, अंतःपरासरण, बहिर्परासरण की क्रिया के द्वारा परासरण का नियमन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः पानी गति करेगा, या तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की ओर गति होगी माय डियर स्टूडेंट। अब इस परासरण की क्रिया के आधार पर दो तरह के जीव होते हैं। एक होता है ऑस्मो कन्फॉर्मर और एक होता है ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फॉर्मर कौन है मेरे बच्चे? ऑस्मो कन्फॉर्मर अर्थात मैं बोलूं हमारी भाषा में परासरण स्थायी जो होते हैं, वे जंतु होते हैं जो अपने शरीर की द्रव्य की परासरणता को नियमित नहीं कर पाते हैं। मोटा मोटा बोलूं तो इनमें अंतःपरासरण और बहिर्परासरण की क्रियाएं नहीं पाई जाती है। इनके शरीर में जब जरूरत से ज्यादा पानी आ जाएगा तो ये उस पानी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और इनके शरीर में से अगर पानी बाहर चला जाएगा तो ये पानी को अंदर नहीं ला पाएंगे। यानी कि पानी को बाहर भेजना बोले तो बहिर्परासरण, पानी को अंदर लाना बोले तो अंतःपरासरण जैसी क्रियाओं का अनुकूलन इनमें नहीं पाया जाता है। अर्थात ये अल्प विकसित विकास की प्रक्रिया में आदिम प्रकार के बोले तो लोअर एनिमल होते हैं। खोपड़ी में क्लियर? चलते हैं आगे। बल्कि अपनी कोशिका के परासरण सांद्रता को जिस माध्यम में रहते हैं उसके अनुसार ढाल लेते हैं। यानी कि माध्यम होगा लवणीय तो लवणीय हो जाएंगे, माध्यम होगा फ्रेश तो फ्रेश हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अल्प सांद्रित, अल्प सांद्रित, अति सांद्रित, अति सांद्रित, जैसा माध्यम होगा वैसा हो जाएंगे। यानी ये वातावरण का कहना मानेंगे। वातावरण बोलेगा बैठ जा तो बैठ जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। जैसा वातावरण बोलेगा वैसा उसको फॉलो करेंगे तो ये कहलाएंगे परासरण स्थायी। मेरी बात क्लियर हुई होगी। ध्यान पूरा स्क्रीन की ओर, खोपड़ी इत्थे रखनी है। आगे आ रहा है विकास की प्रक्रिया में उन विकास के अंतर्गत विकसित जीव आए। ये जो विकसित जीव थे माय डियर स्टूडेंट, ये जो थे वह बोलते थे कि हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, बोले तो हम वातावरण को फॉलो नहीं करेंगे। हमारा एक नियत परासरण है, उसको हम बनाए रखेंगे, और उसको बनाए रखने के लिए या तो हम अंतःपरासरण करेंगे या हम बहिर्परासरण करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये वातावरण के अनुसार, अगर वातावरण लवणीय हो तो जरूरी नहीं है ये लवणीय हो जाए। अगर ये वातावरण यहाँ पर अल्प सांद्रित या अति सांद्रित हो, जरूरी नहीं है ये भी अल्प सांद्रित और अति सांद्रित हो। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अर्थात इनकी समस्थैतिकता को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता।
मेरी बात समझ में आ रही है? आपके जो ऑस्मो कन्फॉर्मर थे, स्थायी थे, उसमें मुख्यतः इनवर्टिब्रेट आते हैं, सारे के सारे समुद्र में रहने वाले इनवर्टिब्रेट आते हैं, और कुछ जो इनवर्टिब्रेट हैं फ्रेश पानी में रहने वाले आते हैं, वो भी इसी में आएंगे। यानी सी वाटर के सभी और फ्रेश वाटर के कुछ इनवर्टिब्रेट इसके अंतर्गत आते हैं। नियामक में यहां पर देखिए परिभाषा, परासर नियामक जंतु यदि तनु माध्यम में हो तो अधिक जल अब तनु माध्यम है, अब तनु माध्यम का मतलब क्या है? अल्प परासरी माध्यम है, अल्प परासरी माध्यम है। अल्प परासरी में पानी ज्यादा तो उस जीव में पानी अंदर आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो पानी अंदर आ रहा है उसे बाहर फेंक देंगे, किसके माध्यम से? मूत्र के माध्यम से। अर्थात ये क्या करेंगे? डाइल्यूटेड बोले तो तनु मूत्र को बाहर निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे हैं? तनु में रह रहे, यानी अल्प परासरी माध्यम में रह रहे, अल्प परासरी माध्यम में रह रहे, तो आयन का ह्रास होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आयन को ग्रहण कर लेंगे सक्रिय प्रक्रिया के द्वारा। कुल मिलाकर ये आयन का इंपोर्ट करेंगे और पानी को बाहर निकालेंगे, मुख्यतः मूत्र के द्वारा, और जीवन में पानी बहुत कम पिएंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं अपन तनु माध्यम के बारे में। अब अपन बात कर रहे हैं उल्टा एकदम, अति सांद्रित माध्यम होगा, यानी अति परासरी माध्यम है तो पानी कम है तो यहां पर पानी शरीर से बाहर जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मूत्र निकालेंगे सांद्रित, यानी ये कैसा मूत्र निकालेंगे? हाइपरटोनिक बोले तो अति सांद्रित मूत्र निकालेंगे। और क्या करेंगे? और क्योंकि इनके शरीर में आयन अंदर की ओर आ रहे हैं तो ये आयन का करेंगे एक्सपोर्ट, और ये करेंगे सक्रिय रूप से। कुल मिलाकर ये अल्प परासरी और अति परासरी माध्यम में रहेंगे, पर अपना माध्यम चेंज नहीं करेंगे, और उसके लिए इनके पास में अनुकूलन के रूप में अंतःपरासरण बोले तो एंडोऑस्मोसिस और बहिर्परासरण बोले तो एक्सोऑस्मोसिस की क्रियाएं पाई जाएगी। खोपड़ी में क्लियर हो गई होगी बात, जो हमने यहां पर भी लिखी हुई है कि कहां पर क्या होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो आते हैं मात्र साइक्लोस्टोमेट के फॉर्म में, हैग फिश को छोड़ के। बाकी सभी जो मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स हैं वो इसी में ही आ रहे हैं। चलें आगे। यस सर, नेक्स्ट आ रहा है। क्या आ रहा है कि भाई जो अलग अलग तरह के जंतु हैं उनमें अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उत्सर्जन। ये हमारा एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, उसी को अपने यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। ओके, तो हमने देखा कि जंतु आ रहे हैं। सबसे पहले उत्सर्जन किस में आया? तो आंसर देंगे चपटे क्रमी बोले तो प्लेटीहेल्मिंथेस में आया। अभी तक क्या हो रहा था? बॉडी के सरफेस से ही पदार्थ बाहर जा रहा था, स्पेशली अमोनिया के रूप में जा रहा था, यानी ये जलीय प्राणी थे और अमोनोटेलिक थे। चपटे क्रमी जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर्स, एस्केहेल्मिंथेस में आने वाले व्हील एनिमलक्यूल होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ एनालिडा व कुछ सिफेलोकॉर्डेटा में आते हैं एम्फिऑक्सस आता है। ओके, तो यहां पर और ये जो जीव होते हैं कैचुएवान एनालिडा, अधिकांश कीट जो होते हैं, अब इन जीवों में उत्सर्जन कौन सा होगा? प्रोटोनेफ्रीडिया होगा, अर्थात ज्वाला कोशिकाएं होगी। कैचुए और एनालिडा में क्या होगा? एनालिडा में और कैचुए में होगा नेफ्रीडिया। ओके, अधिकांश कीटों में, ये हम कॉकरोच में पढ़ते भी हैं, वेल्पिगिया नलिका होगी। ये बिल्कुल नहीं भूलना है। क्रिस्टेशिया पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्रिस्टेशिया से संबंधित कोई भी चीज आए खोपड़ी में सेट रखनी है। क्रिस्टेशिया आता तो ऑर्थोपोडा में, पर विरोध के आधार पर इसके गुण ऑर्थोपोडा से अलग होते हैं। ऑर्थोपोडा के प्राणी जो होते हैं वह स्थलीय होते हैं, पर ये जो होता है जनरली जलीय होता है। ये जो ऑर्थोपोडा के जो प्राणी होते हैं वह यूरिकोटेलिक होते हैं साधारणतः, पर ये अमोनोटेलिक होता है। इनमें साधारणतः जीवों में तो वेल्पिगिया नलिकाएं पाई जाती है, पर इसमें ग्रीन ग्लैंड बोले तो एंटीनरी ग्लैंड पाई जाती है। और समस्त कशेरुकियों में वृक्क होता है, और ये जो वृक्क होता है विकास की प्रक्रिया में अलग अलग रूप के होते हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। हम में यानी मैमल में पाया जाता है मेटानेफ्रिक, किडनी वाला
अंग पाया जाता है, वृक्क पाया जाता है, और उसमें पूर्ण रूप से विकसित हैंडले का लूप होता है। ये गुण है हमारे उत्सर्जी अंग, जिसे अपन वृक्क कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक बात खोपड़ी में समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। अब अपन ले रहे हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र। अब जैसे ही मानव में उत्सर्जन तंत्र होगा तो होगा क्या क्या भाई? इसमें मूलतः इसमें होगा एक जोड़ी किडनी बोले तो वृक्क, एक जोड़ी पाइप निकलेंगे उससे, जिसे अपन बोलेंगे, क्या बोलोगे सर? मूत्र नलिका। फिर एक थैली जैसी संरचना होगी जिसे बोलेंगे मूत्राशय, और एक होगा मूत्रमार्ग। यानी दो युग्मित संरचना है और दो अयुग्मित है। अयुग्मित है मूत्राशय, अयुग्मित है मूत्रमार्ग। अयुग्मित है मूत्राशय, अयुग्मित है मूत्र मार्ग, और युग्मित है मूत्र नलिका, युग्मित है किडनी बोले तो वृक्क। मेरी बात आपके काफी हद तक समझ में आई होगी। क्लियर? अब अपन अगर वृक्क की संरचना को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो वृक्क जो होता है उत्पत्ति के आधार पर मेसोडर्मल होता है माय डियर स्टूडेंट, और इस वृक्क के बाहर की ओर रीनल फेशिया के अंदर, रीनल कैप्सूल के अंदर एडिपोज टिश्यू होता है। क्लियर है? पूरा का पूरा जो वृक्क होता है दो पार्टों में डिवाइड रहता है। अंदर वाला मेड्यूला, बाहर वाला कॉर्टेक्स। मेड्यूला वाले पार्ट में माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको, भरा रहता है, आई मीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में। यहां पर सोडियम आयन और यूरिया के कारण यह जो मीडियम होता है वो हाइपरटोनिक मीडियम होता है। कैसा मीडियम है? हाइपरटोनिक। यानी जितना आप मेडुला में जाओगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम और यूरिया के कारण अति परासरणता बढ़ती जाएगी। इसीलिए एनसीईआरटी में जब डायग्राम को आप फॉलो करेंगे तो मेडुला वाले रीजन को नीला दिखाया गया है और कॉर्टेक्स वाले रीजन को लगभग लाल ऑरेंज दिखाया गया, क्योंकि वहां पर परासरणता कम है अर्थात सोडियम एंड यूरिया की मात्रा कम होती है। मेडुला के अंदर ज्यादा, मेडुला के बाहर यानी कि कॉर्टेक्स के पास ये बहुत कम होती है मेरा बच्चा। चलते हैं आगे। अब ये स्तनधारी वृक्क सेम के बीच के आकार के होते हैं, गहरे लाल भूरे होते हैं। जब ये लाल और भूरे की बात हो रही है तो यहाँ पर ये कॉर्टेक्स की बात हो रही है, और ये तंतुमय संयोजी ऊतक बोले तो रीनल कैप्सूल के बाहर है, रीनल फेशिया के अंदर एडिपोज टिश्यू होता है जो कि किडनी को झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे चलते हैं। अब अपन ले रहे हैं किडनी की पोजीशन, वृक्क की पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, अधिकांशतः हमारे अंग जो होते हैं वो एक अवकाश में पाए जाते हैं। वो अवकाश जो होता है पेरिटोनियम के मध्य होता है, मेसोडर्मल। दैट वन इज द पैराइटल पेरिटोनियम, पृष्ठ की ओर, विसरल पेरिटोनियम अधर की ओर होता है। याद करने के लिए पैराइटल, पी फॉर पैराइटल, पी फॉर पृष्ठ होता है। क्लियर? वी फॉर विसरल और वी फॉर वेंट्रल होता है। के मध्य में अंग होते हैं, यानी अंगों के पृष्ठ की ओर क्या? पैराइटल पेरिटोनियम। वेरी गुड। अंगों के अधर की ओर क्या? विसरल पेरिटोनियम। वेरी गुड। तो ये व्यवस्था रहती है, पर ये व्यवस्था सारे अंगों की ओर हो ये जरूरी नहीं है। ये जो कॉलोन होती है जिसे अपन असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, ट्रांसफर वाला जो पार्ट होता है, या फिर मैं बोलूं पेंक्रियास वाला पार्ट होता है, या फिर ऐसा बोलूं ड्यूटीनम वाला पार्ट होता है नाल में, या सबसे इंपॉर्टेंट किडनी जो होती है वह देह गुहा अर्थात सीलोम में नहीं होती है, ये सीलोम के बाहर होती है अर्थात देह भित्ति की तरफ होती है। कहां होती है? तो बोलेंगे थोरेसिक 12 और लंबर 1, 2, 3 नाम की जो कशेरुकाएं होती है वहां पर पाई जाती है। इनका पृष्ठभाग जो होता है वह पाया जाता है देह भित्ति की ओर, और अधर भाग जो होता है वह पैराइटल पेरिटोनियम की ओर होता है। यानी हो गया है उल्टा। उल्टा कैसे? पैराइटल पेरिटोनियम पृष्ठ बनाती है पर यहां बनाएगी अधर, क्योंकि उल्टा पेरिटोनियम हो गया इसलिए उल्टे को बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियम हो गया है। ऐसा ये मैंने स्थिति बताई है। मनुष्य में जो दायां वृक्क होगा वो नीचे की ओर होगा और इसके पैरेलल चलेगा ड्यूडीनम के ये नीचे की ओर होगा वृक्क, और ड्यूडीनम के साथ में आती है जैजूनम।
तो जेजुनम जो होती है छोटी आंत के पैरेलल चलती है किडनी, जबकि जो बाईं वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर की ओर होती है। दाईं नीचे की ओर क्यों है? क्योंकि यहां पर यकृत का प्रेशर आता है, बाईं ऊपर की ओर होती है और ये ठीक स्टमक यानी अमाशय के पैरेलल और स्प्लीन यानी प्लीहा के ठीक नीचे ड्यूडिनम के पास में पाई जाती है। कौन बता दिया मैंने किसके बारे में? दाईं और बाईं किडनी के बारे में। अब मैंने बोला कि ये जो किडनी होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है, तो यहां ध्यान देना, रेट्रोपेरिटोनियल। मैं इस तरह से खड़ा हूं, बाहर की ओर और कौन है? एब्डोमिनल वॉल, उदरीय भित्ति। अंदर की ओर कौन है? पैराइटल। तो अंदर की पैराइटल यानी बना रही अधर, बनाती थी क्या? पृष्ठ, और बाहर की ओर एब्डोमिनल। ये बीच में है कशेरुका। कौन सी कशेरुका? थोरेसिक पारा, लंबर 1 2 3। उल्टी व्यवस्था के कारण नाम दे दिया अपन ने इसे रेट्रो पेरिटोनियल, पश्च पयुर्दशी या अतिरिक्त पेरिटोनियम वृक्क कहलाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? बता ही दिया, थोरेसिक पारा और लंबर 3 इनके बीच में होता है। ये सेम के बीच के आकार की होती है, अर्थात एक भाग फूला हुआ अर्थात उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। एक भाग खड्डा, खड्डे को अपन कहते हैं अवतल, अवतल बोले तो कॉन्केव होता है। चलते हैं आगे। अब इसकी जो लंबाई होती है मेरे बच्चे वो 10 से 12 सेंटीमीटर से आधी इसकी चौड़ाई होती है और से आधी इसकी मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वजन लगभग 150 ग्राम होता है। आगे चलते हैं। भीतरी भाग जो होता है वो अवतल होता है और बाहरी भाग जो होता है वो उत्तल होता है। अब जो अवतल है उसे कहते हैं, अवतल भाग को कहते हैं हाइलम। हाइलम वास्तव में हमारे शरीर में सभी अंगों में पाई जाने वाली वह संरचना होती है जहां से विभिन्न संरचनाएं अंदर की ओर जाती है अथवा बाहर की ओर आती है। इसमें अंदर की ओर जाती है वृक्क धमनी जाती है, अंदर की ओर जाती है वृक्क की तंत्रिका जाती है, बाहर की ओर आती है मूत्र वाहिनी बोले तो यूरेटर, बाहर की ओर आती है वृक्क की शिरा। यानी दो संरचनाएं अंदर को जाती है, दो संरचनाएं बाहर को आती है। बाहर जाने और अंदर आने के लिए एक रास्ता है एंड दैट रास्ता इज कॉल्ड हाइलम होता है। माय डियर स्टूडेंट, आगे को चलते हैं। ये मैंने बता दिया लंबाई, और ये होती है मोटाई और चौड़ाई, और ये होती है मोटाई। तो दैट वन इज द डिफरेंट पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया। हाइलम के भीतर की ओर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना मेरे बच्चे, ये आप देखेंगे हाइलम के अंदर की ओर कीपाकार एक संरचना होती है। ये कीपाकार संरचना को रीनल पेल्विस कहते हैं। ये रीनल पेल्विस एक्चुअल में भाग होता है मूत्र वाहिनी का, पर ये धसा हुआ रहता है किडनी में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसका भाग है? तो मूत्र वाहिनी का, पर पाया कहां जाता है? पाया जाता है किडनी यानी वृक्क के मध्यांश की ओर मेरे बच्चे। यानी कि ये आने वाले मूत्र को मार्ग देगा जो रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर में जाएगा, और यूरेटर से होता हुआ ये चला जाएगा, किधर जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ये जाएगा एक थैली समान संरचना में जिसे अपन कहेंगे मूत्राशय, और अंततः मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा। लिखा हुआ है मेरे बच्चे, रीनल पेल्विस कहते था, इसके निकलने वाले प्रक्षेपों को कैलिक्स कहते हैं। अब ये जो रीनल पेल्विस होगा, ये रीनल पेल्विस वाला जो भाग होगा, ये तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों को चूषक कहेंगे। यानी रीनल पेल्विस का संबंध चूषकों से होगा। बड़ा वाला चूषक को कहेंगे मेजर कैलिक्स, के ऊपर होंगे छोटे छोटे चूषक को कहेंगे माइनर कैलिक्स, के ऊपर होगा रीनल पेपिला जहां पर नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट आके खुलेगी। देखते हैं डायग्राम, ध्यान देना। ये रहा यूरेटर और ये रहा रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस पर खुल रहे हैं बड़े बड़े 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, ये क्या खुल रहे? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स बना है छोटे छोटे माइनर कैलिक्स से। ये माइनर कैलिक्स जो खुल रहा है वह खुल रहा है, इसे कहते हैं रीनल पेपिला। रीनल पेपिला पे लाइन समान संरचना आकर खुल रही है जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आकर खुलते हैं नेफ्रॉन। वापस बोल रहा हूं, नेफ्रॉन खुले कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट खुला रीनल पेपिला में, रीनल पेपिला खुला माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स खुला मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स खुला
रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस भाग है यूरेटर का। खोपड़ी लगाएंगे तो थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। ये जिसे मैं बोल रहा हूं कैलिक्स, कैलिक्स एक तरह का किडनी का एंडोस्केलेटन बना लेता है। ये जो कैलिक्स वाला पार्ट है मेरे बच्चे, ये मनुष्य के किडनी का प्रमुख गुण होता है। चलते हैं आगे। वृक्क में बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क के भीतर दो भाग होते हैं। संपुट बता ही दिया मैंने, रीनल कैप्सूल के अंदर एडिपोज टिश्यू और रीनल कैप्सूल के बाद बाहर रीनल फेशिया होता है। अब थोड़ा और ध्यान देना, डायग्राम की ओर फोकस करना। अब यहां पर मेडुला का वह भाग जो कॉर्टेक्स की ओर चला जाता है, मेडुला का वह भाग जो कॉर्टेक्स की ओर चला जाता है, गया कॉर्टेक्स की ओर और पिरामिड सदृश संरचना बनाता है, जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हो सर? इन्हें अपन कहते हैं पिरामिड। क्या कहेंगे भाई? पिरामिड। ये देखिए मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी क्यों बोला? है तो ये मेडुला पर गया है कॉर्टेक्स की ओर। ये धारियां क्या है? धारियां एक्चुअल में संग्राहक नलिका है। क्लियर बेटा? और संग्राहक नलिका कहां खोली? रीनल पेपिला पर। इसी तरह से कॉर्टेक्स के कुछ भाग धस गए। किसमें? बोलेंगे मेडुला की ओर, तो उसे कहेंगे कॉलम बन गए। कॉलम को अपन कहेंगे रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी और मेडुलरी पिरामिड ये मनुष्य के वृक्क के प्रमुख गुण होते हैं। कैलिक्स का पाया जाना, पिरामिड का पाया जाना इज ए सिग्निफिकेंट कैरेक्टर होता है, प्रमुख लाक्षणिक गुण होते हैं। चलूं आगे, वापस देख लो। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड बनाता है। मध्यांश जो जाता है कॉर्टेक्स में 8 से 12 होती है, इनकी संख्याएं होती है, जो कि चूषकों में फैले हुए रहते हैं। ये जो पिरामिड होते हैं वह कहां फैले रहते हैं? चूषकों में। यानी ध्यान देना बेटा, ये है पिरामिड का अधरभाग और ये है पृष्ठ भाग। यानी ये पिरामिड आरंभ हुआ और यहां अंत हो रहा है। अधर और पृष्ठ भाग, यह यहां पर ये फैलावा कहां पर है? ये छोटे छोटे भाग माइनर कैलिक्स और ये मेजर कैलिक्स में पिरामिड फैला हुआ है। यानी पिरामिड गया माइनर कैलिक्स से और माइनर कैलिक्स से आगे चलकर 3 से 4 माइनर कैलिक्स मिलकर एक मेजर कैलिक्स बना देते हैं। चलते हैं आगे। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य में एक किडनी काम नहीं करती है तो उसके कार्य का प्रतिस्थापन या एक किडनी को दान कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है, नॉन फंक्शनल होती है, क्रियाविहीन होती है, तो एक किडनी के कार्य का प्रतिस्थापन दूसरी किडनी कर लेती है और उस किडनी का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा हो जाता है। तो यदि मनुष्य में एक वृक्क को हटा दिया जाए तो दूसरा वृक्क आकार में बड़ा हो जाता है एवं हटाई गई वृक्क के कार्यों को करने की कोशिश करता है, कंपनसेट करता है। एक तरह का रीजनरेशन इन पुनरुद्भवन की क्रिया होती है जिसे कंपनसेट हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अतिवृद्धि, कंपनसेट यानी अन्य अंग की क्षमता का कार्य करना। ये अपन को डायग्राम दिख ही रहा है यहां पर, जो ध्यान से देखिएगा। रीनल पेल्विस की पाकार संरचना है, थोड़ी आगे की ओर है। यूरिन, दिस वन इज द यूरिन आया और गया कहां? यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर एक थैलीनुमा संरचना है और ये यूरेटर जो आया वो यूरिनरी ब्लैडर में खुला तो वॉल नहीं है, वहां तिरछी ओपनिंग है जिसे कहते हैं ऑब्लिक ओपनिंग। यानी कि यहां पर मूत्र आएगा बूंद 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 करता हुआ, अर्थात एक तरह की क्रमाकुंचन गतियां करेगा। पर जब मूत्र आ जाएगा कहां? यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी से कहां पर? मूत्राशय में। तो कितना ही जोर लगा लो, कितना ही ब्लैडर को पिचका दो, ये मूत्र जो होगा वो वापस प्रतिक्रमित गति नहीं करेगा, यानी रिवर्सिबल मूवमेंट नहीं करेगा, ऊपर को नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर है ऑब्लिक ओपनिंग। यानी ये प्रिवेंट कर देता है किसको? बैक फ्लो ऑफ द यूरिन को। खोपड़ी में बात आपके समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे मूत्र आता है, कहां से आता है? नेफ्रॉन से आता है। नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेपिला, रीनल पेपिला से माइनर कैलिक्स टू मेजर कैलिक्स टू रीनल पेल्विस टू यूरिन आता है, टू यूरेटर आता है और धीरे धीरे बूंद भरती जाती है। ये हो जाता 100 ml, 200 ml, 220 ml पर यहां पर हमें संवेदनशीलता डेवलप हो जाती है कि हमें मूत्र आने वाला है। 220-250 पे ये क्रिया आरंभ हो जाती है। पर
ये हमारा हमें मूत्र के निष्कासन का फीलिंग आने लग जाता है, जिसे अपन कहते हैं मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं? मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है मेरे बच्चे। अगर इसकी कैपेसिटी पूछे तो कैपेसिटी एकदम अलग है। 800 ml से 1000 ml तक कैपेसिटी है। कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूं। कब हमें ऐसा फील होगा कि हमें मूत्र को निष्कासित करना है, वो 220 से 250 ml का मूत्र इकट्ठे होते ही होने लगेगा और शुरू हो जाएगा मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्लियर है? और यही जो यूरिनरी ब्लैडर होगा आगे की ओर अतिव्रदित होगा और यूरिथ्रा बनाएगा, जो फीमेल में थोड़ा छोटा होगा और मेल में ये थोड़ा बड़ा होगा। ये मूत्र श्रोणी बोले तो रीनल पैल्वेस गुजरता हुआ मूत्र वाहिनी में जाता है। दोनों मूत्र वाहिनी अलग अलग तिरछी मूत्राशय में खुलती है। अब ये अपन डायग्राम, ये तो है मूत्र नलिका तिरछी खुलेगी। अब अपन ने देखा मूत्राशय। मूत्राशय में बाहर की ओर होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एक तरह की विसरल पेरिटोनियम। ओके, ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। ओके, अंदर की ओर है पेशी। पेशी को कहते हैं डेट्रूसर पेशी। ये अनैच्छिक पेशी होती है मेरे बच्चे, के अंदर एक लाइनिंग होती है। ये लाइनिंग एक एपिथेलियम होती है। दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, क्योंकि उसमें आधार्य कला नहीं पाई जाती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को संक्रमण कला कहते हैं। इसमें आधार्य कला नहीं पाई जाती है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जो कि उपकला ऊतक का प्रमुख गुण होता है, के कारण इसमें स्ट्रेचेबिलिटी आ जाती है, यानी फैलने पर फैल जाएगी, सिकुड़ने पर सिकुड़ जाएगी, क्योंकि एपिथेलियम होती है। इसे कहते हैं यूरोथीलियम। जैसे कि ये रक्त केशिकाओं में कहलाती है एंडोथीलियम, इसी तरह से यह विसरल ऑर्गन में कहलाती है मीजोथीलियम। तो यहां पर कहलाएगी यूरोथीलियम। थीलियम is a urothelium, thelium is a mesothelium and thelium is a endothelium होती है। तो यहां पर इसे यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित है, मूत्र की संरचनाओं से संबंधित है, इसलिए हमने यहां पर शब्द उपयोग में ले लिया है। कौन सा? तो आंसर देंगे ये यूरोथीलियम। क्लियर? अब यहां पर ये निकला, कौन निकला मेरे बच्चे? ये निकला मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग में जहां से आरंभ हो रहा है वहां पर एक अवरोधनीय है, जहां समाप्त हो रहा है वहां पर भी एक अवरोधनीय है। बात समझ में आ रही है? यानी कि मूत्र मार्ग में अंदर की ओर एक अवरोधनीय और एक बाहर की ओर एक अवरोधनीय। बाहर की ओर अवरोधनीय ऐच्छिक है, ऐच्छिक है यानी इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करेगा। अंदर की ओर अवरोधनी अनैच्छिक है, अर्थात इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नाम पर अनुकंपी प्रभाग और परानुकंपी प्रभाग कंट्रोल करेगा। खोपड़ी में बात क्लियर हो रही होगी। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि किसको कौन कंट्रोल करता है। क्लियर? तो यहां पर ये वर्किंग यहां है। मूत्राशय का बाहरी स्तर डेट्रूसर से बना रहता है, के बाहर ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाया जाता है, जबकि आंतरिक स्तर संक्रमण उपकला का होता है, यूरोथीलियम कहलाता है। इस उपकला में प्रसारित होने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, इसलिए मूत्राशय अधिक मात्रा में मूत्र संग्रहित कर पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसके कारण संक्रमण उपकला ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसमें की आधारी कला नहीं पाई जाती। मूत्राशय का द्वार दो अवरोधनियों की वृत्ताकार पेशियों का बना रहता है, के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य में दो अवरोधनियां, मूत्राशय का द्वार, ध्यान रखना द्वार, एक नहीं दो अवरोधनियों से, यानी मूत्राशय से जो मूत्र निकलेगा वहां पर दो अवरोधनियां और वही भाग आगे चलकर मूत्र मार्ग के रूप में मिलेगा। मनुष्य में दो अवरोधनियां पाई जाती है, आंतरिक एवं बाह्य। सामान्य अवस्था में ये संकुचित रहती है एवं मूत्रण के समय मूत्र को निष्कासित करने के लिए ये शिथिलित हो जाती है। ध्यान देना, ये समझने वाला पॉइंट आ रहा है यहां पर। ठीक है? अब यहां पर मूत्रण के कार्य के दौरान मूत्र मूत्राशय से निकलकर एक झिल्ली नलिका में आता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा। मूत्र मार्ग, पुरुषों में ये मूत्र मार्ग के तीन भाग होंगे, एक जगह प्रोस्टेट ग्रंथि होगी और एक जगह झिल्ली युक्त भाग होगा और एक जो होगा शीशन में होगा। इसे कहते हैं प्रोस्टेट यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड द शीशन वाला यूरिथ्रल यूरिथ्रा कहा जाता है। स्त्रियों में ये थोड़ा छोटा होता है, उसमें
जो भाग होता है कौन सा, वेजाइनल भाग, और यूरिथ्रल भाग जो होता है उसका एक कॉमन पाथ ही होता है, के अंदर केवल झिल्लीय मूत्र मार्ग पाया जाता है। कौन सा वाला पार्ट, आई मीन झिल्लीय शीर्षणीय मूत्र मार्ग होता है। प्रोस्टेट, झिल्लीय और शीर्षणीय मूत्र मार्ग मेल में जो होता है वो कॉमन पाथ होता है, और फीमेल में जो होता है वेजाइनल ऑरिफिस अलग है और यूरिथ्रल ऑरिफिस अलग होता है। यानी कि यहां पर जो फीमेल का यूरिथ्रा वाला मूत्र मार्ग है वो छोटा लगभग 5 सेंटीमीटर होगा, और ये लगभग बड़ा लगभग 4 गुना ज्यादा लगभग 20 सेंटीमीटर जैसा होता है। दोनों की कॉमन ओपनिंग, अगेन वापस ध्यान से सुनिएगा, कॉमन ओपनिंग, डिफरेंट ओपनिंग, यूरिथ्रल ऑरिफिस है यूरिथ्रा, और वेजाइनल, दैट वन इज द वेजाइनल ओपनिंग होगी। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये इस तरह की संरचनाएं होती है, और ओनली इसमें झिल्ली वाला ही भाग होता है। अब मैं थोड़ा सा जा रहा हूं मूत्र के निष्कासन की क्रिया, इसे कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहेंगे भाई? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एक्शन। थोड़ा सा खोपड़ी एवे रखनी है, क्या भाई? खोपड़ी एवे रखनी है, और यहां पर मैं कुछ इलॉबरेट करने वाला हूं पार्ट, जिसे अपन कहते हैं मिक्चुरेशन प्रतिवर्ती क्रिया, मूत्रण प्रतिवर्ती क्रिया को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अपन मूत्र निष्कासन की प्रक्रिया को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे अपन कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एक्शन, अर्थात मूत्रण प्रतिवर्ती क्रिया। अब एक है आंतरिक अवरोधनी और एक है बाह्य अवरोधनी। आंतरिक अवरोधनी को एसडी यानी सिंपैथेटिक डिवीजन बोले तो अनुकंपी प्रभाग और परानुकंपी प्रभाग कंट्रोल करेंगे, आंतरिक को अनैच्छिक को, और बाहर वाली को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करेंगे। अब जब मूत्र इकट्ठा हो रहा होगा, मूत्र का संग्रहण हो रहा होगा, तो आंतरिक वाली भी बंद रहेगी और बाह्य वाले भी बंद रहेगी। बंद रहेगी मतलब वो सक्रिय रहेगी, तो बंद रखने में आंतरिक वाली में योगदान होगा सिंपैथेटिक डिवीजन का, और बाहर वाली को बंद रखना है, यानी अवरोधी को सक्रिय रखना। बंद यानी संकुचित, संकुचित यानी सक्रिय, तो सक्रिय रहेगा कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कुल मिलाकर जिस समय मूत्र इकट्ठा होगा उस समय सिंपैथेटिक डिवीजन कार्य कर रहा होगा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा होगा, के कारण आंतरिक अवरोधनी बंद रहेगी, सिंपैथेटिक बोले तो अनुकंपी प्रभाग के कारण, और बाह्य अवरोधनी बंद रहेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण। अब धीरे 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 यहां पर मूत्र भरना शुरू होगा। 220-250 ml होते ही मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एक्शन आरंभ हो जाएगा कि सूचना डेट्रूसर मसल पर पाए जाने वाले स्ट्रेच रेसेप्टर देंगे। कौन देंगे? स्ट्रेच रेसेप्टर। स्ट्रेच होने लगे यानी थैली भरने लगेगी। सूचना कौन देगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सूचना देगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सूचना देगा। कौन देगा? संवेदी। और संवेदी से सूचना आएगी प्रेरक के माध्यम से। संवेदी से सूचना जाएगी और प्रेरक द्वारा वापस आएगी। तो यहां पर ये जिसे आप मिक्चुरेशन यानी मूत्रण की प्रक्रिया कह रहे हैं, आरंभ किसने की? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने आरंभ की। और अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जब आरंभ की तो यहां पर सूचना पहुंची, और यहां पर जैसी सूचना पहुंची तो आंतरिक अवरोधनी भी खुलने लगेगी और बाह्य अवरोधनी भी खुलने लगेगी। तो आरंभ तो कर दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, समाप्त भी करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही, यानी मूत्रण की प्रक्रिया के आरंभ में और अंत में सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करेगा। क्लियर? अब जिस समय मूत्र पास कर रहे होंगे तो काम करेगा सिंपैथेटिक नहीं, सिंपैथेटिक तो हो जाएगा चुप, और पैरासिम्पैथेटिक कार्य करेगा। क्या करेगा? थैली पिचकाएगा। थैली पिचकेगी तो आंतरिक खुलेगी, यानी आंतरिक बंद थी अनुकंपी के कारण, और आंतरिक खुलेगी पैरा के कारण। आंतरिक खुली तो आगे चलकर बाह्य भी खुलेगी, बाह्य खुलेगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो शिथिलित है। कुल मिलाकर जिस समय मिक्चुरेशन आरंभ होता है ये भी अच्छिक है, और मिक्चुरेशन जब बंद होगा तब भी अच्छिक है। आरंभ और अंत में ध्यान रखना है, ये बाहर वाली बंद थी, पर जिस समय यूरिन पास किया जा रहा है उस दौरान पैरासिम्पैथेटिक कार्य कर रहा है और सीएनएस कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि अवरोधनी खुली भी है यानी रिलैक्स है। रिलैक्स है तो सीएनएस कार्य कर ही नहीं कर रहा है।
यानी आरंभ भी किया केंद्र ने, अंत भी करेगा केंद्र, पर बीच में ये क्रिया हो जाएगी अनैच्छिक और उस समय कार्य करेगा पीडी और यानी परानुकंपी, पर कार्य नहीं करेगा सीएनएस। गया सेंसरी के माध्यम से आरंभ हो गया और आया मोटर के माध्यम से और वापस समाप्त हो गया, पर आरंभ और समाप्त के बीच में पैरा की वर्किंग है। यानी कुल मिलाकर मूत्र संग्रहण में एसटी और सीएनएस का योगदान होता है और मूत्र जब पास किया जाता है तो इसमें योगदान होता है पैरासिम्पैथेटिक का। परंतु मिक्सचुरेशन को आरंभ करना और अंत करने की क्रिया हमारी इच्छा पर है, परंतु जब ये पास हो रहा है ये हमारी इच्छा पर नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी को कहते हैं मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? मूत्र पास किसने करवाया? पैरा ने। किसने पास करवाया भाई? पैरा ने करवाया। क्लियर है? इजैकुलेशन किसने करवाया? सिंपैथेटिक ने करवाया। क्लियर? ये कुछ बातें हैं, पॉइंट है, ध्यान रखना। अब अपन शुरू कर रहे हैं वक्राणु की संरचना। स्पेशली वक्राणु बोले तो नेफ्रॉन। हमें मालूम है कि हमारे शरीर में जो 2 किडनी अर्थात वृक्क है, उसमें से प्रत्येक वृक्क में लगभग 1 मिलियन बोले तो यहां पर 10 लाख एक वृक्क में, 10 लाख दूसरे वृक्क में, यानी कि 2 मिलियन मीन्स 20 लाख, 20 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं, जहां पर की अति विशिष्टीकृत क्रिया मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। मूत्र निर्माण की क्रिया अर्थात फिजियोलॉजी कार्यकी को पता करना है तो उससे पहले हमें उसकी संरचना के बारे में पता करना होगा, आकारिकी के बारे में पता करना होगा कि वो संरचना है कैसी माय डियर स्टूडेंट। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम अपन उसकी ओर ही चलते हैं। लंबाई जो होती है नेफ्रॉन की लगभग 3 सेंटीमीटर होती है और इसका जो व्यास होता है 20 से 60 मिलीमीटर होता है। नेफ्रॉन अर्थात वक्राणु की बात हो रही है मेरे बच्चे। अब ये वक्राणु आपको दिख ही रहे हैं, उनमें से ये धारी के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं, रेडियल अर्थात अर्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये वक्राणु के मुख्यतः संग्राहक नलिकाएं होती है, जिसे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर अपन इस संरचना को देखें तो नेफ्रॉन का ये मुंह है भाई, मुंह, माउथ है, और यहां पर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी होगी जिसे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसे बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलोगे? ग्लोमेरुलस। और यहां पर रक्त केशिकाओं का जाल होगा, और ये वास्तव में रक्त केशिकाओं का जाल कौन सा होगा? जो आ रही है। कौन आ रही है? हमारे किडनी में शुद्ध रक्त लेकर आ रही है। कौन आ रही है भाई? शुद्ध रक्त लेकर। शुद्ध रक्त लेकर आ रही है रीनल आर्टरी यानी वृक्क की धमनी की एक शाखा ही आगे चलकर एक गुच्छिका बनाएगी, और उस शाखा जो जारी होगी उसे कहेंगे अभिवाही, और जो दूर जा रही होगी उसे कहेंगे अपवाही। अभिवाही और अपवाही के मिलने वाली जगह पर एक गुच्छिका होगी, एंड दैट गुच्छिका इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और उस कैप्सूल को कहेंगे बोमन का कैप्सूल। मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। वही डायग्राम अपन ने यहां पर डिटेल में लिया है, फोकस रखना यहां पर। वापस उस डायग्राम की ओर चलते हैं। अब यहां पर आई है अभिवाही, किसकी शाखा है? ये शाखा है हमारे वृक्क धमनी की, और अभिवाही आई लेकर आ रही है शुद्धता। पर माय डियर स्टूडेंट, इस शुद्धता में यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, कई अन्य ऐसे पदार्थ भी हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। उन हानिकारक पदार्थों को मूत्र के रूप में छानना जरूरी होगा, इसीलिए यहां पर प्रक्रिया हो रही है। अब ये आई, कौन आई? अभिवाही। अभिवाही का व्यास ज्यादा है और अपवाही का व्यास कम है। लगभग दुगना व्यास होता है अभिवाही का अपवाही से। अब जो ब्लड आएगा वो आएगा और ब्लड जाएगा, जितना आएगा उतना नहीं जाएगा, यानी कहीं ना कहीं फंसेगा तो रुकेगा तो छनेगा। यानी कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होगी जिसे अपन थोड़ी देर में नाम देने वाले परानिष्यंदन। ये परानिष्यंदन की जो प्रक्रिया होगी वो वास्तव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम पद होगा। कहां पर होगा सर? तो बोलेंगे कि प्रथम भाग जिसको अपन ने नाम दिया
ग्लोमेरुलस वाले भाग पर होगा। इसमें एक ग्लोमेरुलस वाला जो भाग है वो वास्तव में रक्त केशिकाओं का जाल है। साधारणतः रक्त केशिकाओं का जाल, माय डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि जहां धमनिकाएं समाप्त होती है और शिरिकाएं शुरू होती है वहां पर होता है। पर यहां पर जो धमनिकाओं का जाल होगा, यहां पर जो जाल होगा रक्त केशिकाओं का, वह वास्तव में दो धमनिकाओं के समायोजन पर होगा। इज इट क्लियर टू यू? ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिलाकर अपन नाम देंगे कप सदृश संरचना को, बोलेंगे मेलपिगियन काय। क्या बोलोगे? मेलपिगियन काय। इसी को अपन बोलेंगे वृक्क कणिकाएं, बोले तो रीनल कॉर्पसल्स नाम देंगे। मेरी बात आपके क्लियर हो रही होगी। ध्यान पूरा स्क्रीन की ओर रखिएगा, फोकस रखना है। तो यहां पर हमने एक संरचना डिस्कस कर ली। अब यह बोमन कैप्सूल आगे छोटी सी ग्रीवा सदृश संरचना में एक्सटेंड हो जाएगा और आगे चलकर ये कुंडलित संरचनाएं बना लेगा। ये जो कुंडलित संरचनाएं बनाएगा, इस कुंडलित संरचना को अपन नाम देंगे, क्या बोलेंगे? क्योंकि वह मुख्य संरचना जिसे अपन ने नाम दिया मेलपिगियन काय के समीप है, तो इसे बोलेंगे समीपस्थ भाग, और जो दूर है उसे बोलेंगे दूर भाग। जो समीपस्थ वाला भाग है वह भी कुंडलित है, दूर वाला भाग जो है किसका? रीनल कणिका, रीनल नलिका का। रीनल नलिका का एक भाग मेलपिगियन ट्यूब्यूल और दूसरा भाग जो है वह रीनल ट्यूब्यूल है। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? एक तो भाग कौन सा है भाई? रीनल कॉर्पसल्स वाला, जिसमें कौन आ गए? रीनल कॉर्पसल्स में आ गए कौन? कणिकाओं में आ गए ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। अब आ रही है नलिका। नलिका में समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका को बोला समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ को बोला दूरस्थ कुंडलित नलिका। चाहे वह समीपस्थ हो चाहे वह दूरस्थ हो, दोनों ही अंदर से आश्रित रहेगी। कैसी? घनाकार उपकला से। परंतु माय डियर स्टूडेंट, यहां विशेष प्रकार की कलाएं होगी जहां पर ब्रश सदृश्य संरचनाएं होगी। माइक्रोविलाई कहा जाएगा जब ब्रश सदृश्य संरचनाएं होती है। इसी को कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के कारण यहां का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इसी तरह की ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम अपन पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में भी माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर इसी तरह की होगी के कारण सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो परानिस्यंदन के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ यहां पर आएगा, जिसे अपन कहेंगे नेफ्रिक फिल्ट्रेट, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होगा यहां पर सर्वाधिक होगा, पुनरावशोषित होगा। क्या होगा? तो बोले यहां पर सर्वाधिक पुनरावशोषण की प्रक्रिया क्यों होती है? तो अपन आंसर देंगे यहां पर सर्वाधिक पुनरावशोषण की प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि यहां पर पाई जाती है मैक्सिमम यहां पर पाई जाती है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसलिए यहां पर होगा अधिकतम पुनरावशोषण। यानी इसका रोल मुख्यतः एसिड बेस को बैलेंस करने में, अर्थात पीएच को मेंटेन करने में होगा, आयन को भी बैलेंस करेगा। सर्वाधिक अर्थात 65 से 70% भाग जो एज ए निस्यंदन के रूप में आएगा, उसका 65 से 70% भाग यहीं पर होगा। क्या होगा? यहां पर होगा पुनरावशोषित होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा। इस तरह की ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम नहीं मिलेगी। कहां पर नहीं मिलेगी? डिस्टल यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका पर नहीं मिलेगी। क्योंकि यहां पर वो नहीं मिलेगी तो यहां पर भी होगा तो सही पुनरावशोषण की क्रिया, परंतु यहां पर कम होगी। और यहां पर जो पुनरावशोषण की प्रक्रिया होगी कहां पर? दूरस्थ कुंडलित भाग में, वो हार्मोन की उपस्थिति के कारण होगी। हार्मोन की उपस्थिति के कारण होगी अर्थात यहां पर नियम लागू होगा डिमांड और सप्लाई का, अर्थात शरीर में आवश्यकता होगी तो यहां पर हार्मोन आएंगे तो यहां पर पुनरावशोषण होगा। परंतु अगर आवश्यकता नहीं होगी तो यहां पर हार्मोन नहीं आएंगे तो यहां पुनरावशोषण नहीं होगा। अर्थात यहां पर होने वाला पुनरावशोषण विकल्पी पुनरावशोषण कहलाएगा। परंतु मेरे बच्चे जो समीपस्थ में होगा वहां पर हार्मोन को लेकर कोई ग्राही नहीं है, अर्थात वहां पर हार्मोन की क्रिया नहीं होगी। अर्थात शरीर चाहे या नहीं चाहे यहां पर होगा ही होगा। क्या होगा ही होगा? यहां पर होगा क्या? पुनरावशोषण की क्रिया होगी। क्योंकि यहां पर जो प्रक्रिया हो रही है, कहां पर जो प्रक्रिया हो रही है?
यहां पर जो प्रक्रिया हो रही है वह हार्मोन की उपस्थिति में, इसलिए से कहेंगे विकल्पी पुनरावशोषण, और ऊपर की ओर बिना हार्मोन की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए उसे कहेंगे अविकल्पी पुनरावशोषण। माय डियर स्टूडेंट, पहली क्रिया मैंने आपको बताई दी थी, शॉर्ट में बता रहा हूं, पहले परानिस्यंदन होगा, के बाद में होगा पुनरावशोषण, चयनात्मक पुनरावशोषण, जो होगा पीसीटी में अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका में भी होगा, और यह डीसीटी में भी होगा अर्थात दूरस्थ कुंडलित नलिका में भी होगा। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका अर्थात समीपस्थ जहां समाप्त होती है, दूरस्थ जहां आरंभ होती है, वहां हेयर के पिन आकार की, यू आकार की एक नलिका होगी। उस नलिका को अपन कहेंगे हैंडले का लूप। ये हैंडले का लूप पूर्ण रूप से विकसित माय डियर स्टूडेंट होता है स्तनियों में, अर्थात स्तनियों में मेटानेफ्रिक किडनी और पूर्ण रूप से विकसित हैंडले का लूप पाया जाता है। हैंडले का लूप जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही ज्यादा यहां पर पानी का अवशोषण होगा, जितना ज्यादा पानी का अवशोषण होगा उतना ही ज्यादा यहां पर मूत्र सांद्रित होगा। इसलिए बोलते हैं कि हैंडले के लूप की लंबाई सीधी समानुपाती होती है मूत्र के सांद्रण से। The length of Henle loop is directly proportional with the concentration of urine होगा, और ये जो हैंडले का लूप होता है वह ऊंट में बहुत लंबा होता है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए वहां पर वहां पर मूत्र अत्यधिक सांद्रित निकलता है। इसी तरह का हैंडले लूप कंगारू रेट में भी देखा गया है जो कि लंबा होता है। माय डियर स्टूडेंट, खोपड़ी में बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलें आगे, अब थोड़ा सा यहां पर ले रहे हैंडले लो, ये गया नीचे, ये आया ऊपर। नीचे गया तो उसे बोलेंगे अवरोही है, ऊपर आया तो बोलेंगे आरोही है। नीचे गया तो बोलेंगे अवरोही है, अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के दो भाग, एक है मोटा और एक है पतला। मोटा होगा सरल उपकला वाला और पतला होगा शल्की उपकला वाला। पतला शल्की वाला है, हमें मालूम है शल्की का मतलब ही होती है चपटी कला, तो पतले में चपटी आ गई है, और मोटा जो होता है वहां क्यूबॉइडल आ गई है। चाहे वह मोटा हो चाहे वह पतला हो, दोनों को मिलाकर बोलेंगे, क्या बोलोगे? इसे बोलेंगे अवरोही। अवरोही लिंब है, भुजा है किसकी? हैंडले के लूप की। यानी पीसीटी आगे चला और बना रहा है अवरोही। पीसीटी जितना ही व्यास मोटी वाली का होगा और मोटी वाली से कम व्यास पतली वाली का होगा। पतली पर है शल्की उपकला, मोटी पर है घनाकार उपकला। यहाँ का एक प्रमुख बिंदु है, याद रखना है, पानी के नाम पर पानी का अवशोषण, यानी कि सॉल्वेंट बोले तो विलायक का अवशोषण यहां पर ही होगा। यानी कि यहां पर पानी अवशोषित होता जाएगा। कुल मिलाकर मोटा मोटा बोले तो यहां पर ये जो प्रक्रिया होगी मेरे बच्चे, वह यहां पर पानी को लेकर पारगम्य होगा, और नमक बोले तो सोडियम और क्लोराइड को लेकर ये वाला भाग अपारगम्य होगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट होगा। यानी जैसे जैसे नीचे की ओर जाओगे, नीचे का मतलब मेडुला की गहराई की ओर जाओगे, यहां पर पानी निकलता जाएगा। पानी निकलेगा तो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आएगा, कहां पर आएगा? वो आएगा पीसीटी से होता हुआ हैंडले लूप। हैंडले लूप में नीचे की ओर आएगा, वैसे वैसे ये सांद्रित होता जाएगा। पानी निकालो और मूत्र को सांद्रित करो, ऐसा होगा। अब ये जो ये जो निस्यंदन फिल्ट्रेट आएगा, निस्यंदन छनित्र जो आएगा, वह ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर वाला भाग पहले कैसा होगा? पतला होगा, फिर मोटा होगा। यानी मोटा पतला, पतला मोटा। जो भी पतला है वह शल्की होगा, जो भी मोटा है वह क्यूबॉइडल होगा। अब ये जो ऊपर वाला भाग है जिसे अपन ने नाम दिया है, क्या नाम दिया? आरोही। नीचे वाला अवरोही क्योंकि द्रव्य नीचे की ओर जा रहा, ऊपर वाला आरोही क्योंकि पदार्थ ऊपर की ओर जा रहा है। अब ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वह पानी को लेकर अपारगम्य होगा, परंतु वह इलेक्ट्रोलाइट को लेकर पारगम्य होगा। अर्थात पानी नहीं जाएगा, पानी अपारगम्य और इलेक्ट्रोलाइट पारगम्य। अर्थात जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, यहां से ये सांद्रता कम होती जाएगी, सांद्रता कम होती जाएगी, अर्थात तनुता बढ़ती जाएगी। यानी जैसे गहराई में जो पदार्थ आएगा वह रक्त से समानुपाती अर्थात समपरासरणता रखेगा। तो जो पीसीटी में जो परानिस्यंदन पदार्थ आया है,
निस्यंदन फिल्ट्रेट, जिसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं, वह आया है, वो लगभग 300 वाला होगा, 300 ऑस्मोलरिटी वाला होगा। पर नीचे जैसे जैसे जाएंगे 300 बिकम 400, 400 बिकम 500, 500 600 800, 800 बिकम 1000, 1000 बिकम 1200, गहराई में 1200 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पानी का लगातार अवशोषण होता जाएगा। फिर ऊपर जाएगा तो 1200 बिकम 1000, 1000 बिकम 800, 600, 400 होता जाएगा। अर्थात यहां पर पानी तो अंदर रह रहा है और आयन बाहर जा रहे हैं। पहले यहां पर ये जो प्रक्रिया होगी, कुल मिलाकर ये डाइल्यूट करता है और नीचे वाला जो आता है ये कंसंट्रेट करता है। डिसेंडिंग कंसंट्रेट करता है, असेंडिंग डाइल्यूट करता है। इसीलिए ऊपर की ओर जो पदार्थ जा रहा है, यानी असेंडिंग लिम्ब को अपन नाम देते हैं डाइल्यूटिंग सेगमेंट। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, खोपड़ी में क्लियर। अब यहां पर जो मोटा होगा, मोटा कौन, आरोही में जो मोटा होगा उसका व्यास जो होगा वो लगभग डीसीटी के बराबर ही होगा। फिर ये जो डीसीटी होगी, बहुत सारे नेफ्रॉन, लगभग 400 नेफ्रॉन के रूप में जो ये डीसीटी होगी वो एक कॉमन नलिका में खुलेगी, एंड दैट कॉमन नलिका इज कॉल्ड संग्राहक नलिका होगी। यानी एक संग्राहक नलिका में 400 नेफ्रॉन खुलेंगे और ऐसी संग्राहक नलिका लगभग 250 होगी, यानी 250 होगी। कुल मिलाकर मोटा मोटा बोलूं तो एक वृक्क में लगभग 10 लाख वक्राणु होंगे। खोपड़ी में बात समझ में आ रही होगी। संग्राहक नलिका को देखेंगे तो वहां पर घनाकार उपकला तो चल ही रही है, पर उसके साथ में सीलिया भी होंगे, और ये सीलिया जो होंगे नेफ्रिक फिल्ट्रेट को आगे की ओर गति देने में हेल्प करेंगे। और यहां पर जैसे जैसे मूत्र आएगा वह सांद्रित से अति सांद्रित होता जाएगा। मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। अर्थात जब पीसीटी पर ये निस्यंदन होगा वो 300 ऑस्मोलरिटी वाला होगा, पर कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा और इसके आधार पर पहुंचेगा तो ये लगभग 1200 ऑस्मोलरिटी का हो जाएगा, यानी 4 गुना ज्यादा ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। कहां पर बढ़ेगी? कलेक्टिंग डक्ट के आधार पर बढ़ेगी। आधार पर बढ़ेगी तो जैसे ही आधार पर ये 1200 के आसपास हो जाएगी तो आप बोलोगे कि ये मूत्र है। अभी तक अपन क्या करे थे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट है। कहां पर शब्द उपयोग में लोगे? कलेक्टिंग डक्ट के आधार पर। और ये कलेक्टिंग डक्ट का आधार ही जो होगा वह एक रिज पर खुलेगा जिसे अपन रीनल पेपिला कहेंगे, और जो कि वास्तव में पेपिलरी डक्ट, जिसे डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं, में खुलेगा। क्लियर हो रही है बात यहां पर? तो यहां पर बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं जो होगी वह खुलेगी। किस में खुलेगी? वह खुलेगी डक्ट ऑफ बेलिनी, या इसे कहेंगे पेपिलरी डक्ट में खुलेगी। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वह सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कंसंट्रेशन करेगा यूरिन का यहां पर। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, ये वाला जो भाग होगा, स्पेशली नीचे वाला भाग जो होगा, वो यूरिया को लेकर भी पारगम्य होगा। यानी कि यूरिया को लेकर पारगम्य प्रदर्शित करने वाला संग्राहक नलिका का भाग होता है, जो कि वन एंड ओनली सेगमेंट माना जाता है यूरिया को लेकर पारगम्यता प्रदर्शित करने वाला। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मेडुलरी यानी इंटरस्टिशियम को भी देता है। ये अगर मैं बोलूं, ये ऊपर वाला भाग पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है और नीचे वाला भाग मेडुला है। मेडुला में मेनली है कौन? तो बोलेंगे हेनले का लूप है और कलेक्टिंग डक्ट है। और इस मेडुला में जैसे जैसे गहराई में जाओगे, सोडियम और यूरिया के कारण इसकी ऑस्मोलरिटी अर्थात परासरण विभव बढ़ता जाएगा, परंतु मेडुला से कॉर्टेक्स में आप जाएंगे तो ये परासरण विभव कम होता जाएगा। यानी कि जो भाग है, कौन सा वाला भाग? रीनल की कणिकाएं यानी बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पीसीटी और डीसीटी, ये रहते हैं कॉर्टेक्स में, और मेडुला में रहते हैं कलेक्टिंग डक्ट और हेनले का लूप। क्लियर हो रही है ये बात जो मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं? इज इट क्लियर? ओके। यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, जहां पर बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं होगी। एक संग्राहक नलिका में बहुत सारे नेफ्रॉन खुलेंगे और बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं मिलकर एक नलिका बनाएगी, डक्ट ऑफ बेलिनी। ये कहां पर होगी? ये वास्तव में रीनल पेल्विस का शीर्ष भाग पेपिला पर होगी।
यानी कि बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं डक्ट ऑफ बेलिनी में, और डक्ट ऑफ बेलिनी जो होगी, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, डक्ट ऑफ बेलिनी जो होगी वो पेपिला में, और पेपिला जो होगा पेल्विस से होता हुआ यूरेटर में यूरिन को पास कर देगा। अब जो मैंने बातें बोली है यहां पर, वो यहां पर आपको प्रॉपर वे में राइटिंग फॉर्म में अपन को दिखेगी। अब आ रहा है बोमन कैप्सूल, ये रहा बोमन कैप्सूल। ये अब थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये बना हुआ रहता है दो कोशिकीय कलाओं से, बाहर की ओर पैराइटल पेरिटोनियम, अंदर की ओर विसरल पेरिटोनियम, यानी दोनों की दोनों शल्की उपकलाओं के द्वारा बनी हुई रहती है। बाहर वाली तो सिंपल शल्की उपकला के रूप में, परंतु अंदर की ओर यहां विशिष्टीकृत विशेष प्रकार की शल्की कोशिकाओं का रूपांतरण होता है, जो थोड़ी मोटी होती है आकार के आधार पर और अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाती है। कैसे बनाती है? अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाती है, और अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाकर एक दूसरे में गुथ जाती है। जब इसके अंगुली नुमा प्रवर्ध जो होते हैं एक दूसरे में गुथ जाते हैं तो बीच में एक दरार बन जाती है। इस दरार को अपन कहते हैं खांच दरार या स्लिट पोर कहा जाता है, जो कि मुख्यतः यहां पर छनने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एट द सेम टाइम पोडोसाइट, इन कोशिकाओं को अपन नाम देंगे पोडोसाइट कोशिकाएं, जो कि शल्की से थोड़ी मोटी आकार की कोशिकाएं होगी। अब क्योंकि यहां पर अभिवाही से आएगा रक्त, अपवाही से जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा नहीं, अर्थात एक तरह का दबाव क्रिएट होगा, और ये दबाव के कारण कहीं यहां की बोमन संपुट जो है, बोमन कैप्सूल जो है, या उसकी जो कोशिका है वह नष्ट ना हो जाए, इसीलिए यहां पर मोटी मोटी पोडोसाइट कोशिकाओं का रूपांतरण पाया जाता है। वृक्काणु के समीप से बंद भाग पर फैला हुआ रहता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ दोहरी झिल्ली कप नुमा, कप होता है एक तरह का। कैसा होता है भाई? कप सदृश्य संरचना होती है। बोमन संपुट के अंदर कोशिकाओं का एक जाल पाया जाता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। आया है अभिवाही, जाएगा अपवाही, चाहे वो अभिवाही हो चाहे वो अपवाही हो, वह वास्तव में रीनल आर्टरी की शाखाएं होती है। अब ये संरचना है, ध्यान से समझना, ये आया अभिवाही, ये जा रही है अपवाही। अब इसका रक्त केशिकाओं का जो जाल बना है, अब इस बोमन कैप्सूल को देखिएगा, रक्त केशिकाओं का जाल है, और ये बोमन कैप्सूल बाहर की ओर बाह्य आवरण शल्की है, और अंदर की ओर वाला जो आवरण है वो पोडोसाइट बना रहा है। ये पोडोसाइट जो कोशिका है वो अंगुली नुमा प्रवर्त बना रही है, के बीच में पैर सदृश्य संरचना बन रही है। जब दोनों अंगुली नुमा प्रवर्त मिल जाते हैं तो पैर सदृश्य संरचना बन रही है, और इसी के बीच में एक दरार बनती है, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, इंट्रिकेट हो जाते हैं, और स्लिट पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाला संरचना यहां पर देखी जाती है। नेक्स्ट लेते हैं, बोमन संपुट की बाह्य भित्ति चपटी है और आंतरिक भित्ति मुड़ी हुई भित्ति विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बनी हुई रहती है, जिन्हें पोडोसाइट कहते हैं, जो विशेष प्रकार की विन्यासित होती है, जिनमें छोटे छोटे अवकाश रहते हैं, जिन्हें निस्यंदन खांच, स्लिट पोर या खांच छिद्र कहा जाता है। ये कोशिकाएं वास्तव में सरल शल्की कोशिकाओं का रूपांतरण होती है, जिनमें अंगुली नुमा प्रवर्त निकले रहते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं, ग्लोमेरुलस क्या है? रक्त केशिकाओं का जाल है। तो रक्त केशिकाओं के जाल के रूप में जो जाल होता है, जाल खुद किससे बना हुआ है? रक्त केशिकाएं खुद किससे बनी हुई है? वह खुद ही एक तरह से कोशिकाओं से बनी हुई है। एंडोथीलियल वहां पर सेल्स होती हैं। तो ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं के चारों तरफ लिपटा रहता है कौन? पोडोसाइट कोशिकाएं, शल्की जो कोशिकाएं होती है। ओके, मेलपीगियन का है ग्लोमेरुलस, और उसके आसपास बोमन संपुट मिलकर मेलपीगियन का या रीनल कॉर्पसस बनाते हैं, बता चुका हूं मैं। और ये वृक्क में दाने के रूप में दिखाई देंगे। तो दाने दिखाई देते हैं तो खोपड़ी में रखना है कि वास्तव में रीनल कणिकाएं होगी। ये मूत्र निर्माण के प्रथम चरण यानी कि परानिस्यंदन की प्रक्रिया में हेल्प करेगा। मैं बता चुका हूं आपको। इस क्षेत्र में समीपस्थ कुंडलित नलिका आ रही है। इस क्षेत्र में समीपस्थ कुंडलित नलिका और रीनल कणिकाओं के बीच में एक सीधी संरचना होगी, जिसे ग्रीवा कहेंगे। इस क्षेत्र की उपकला कोशिकाएं में ल्यूमेन यानी अंदर की गुहिका,
और बाहर वाला जो द्रव्य है उसे कहते हैं अंतरकाशी द्रव्य। के बीच में लवणों का आदान प्रदान होता है, आयंस का आदान प्रदान के लिए यह विशिष्टीकृत होती है। यह सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला स्थित रहती है। इन कोशिकाओं की झिल्ली जो कि नलिका के अवकाश की ओर होती है, इन कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है वह नलिकाओं के अवकाश यानी ल्यूमेन की ओर होती है, पर बहुत सारी सूक्ष्माणु अंगुलीनुमा प्रवर्ध रहते हैं जो कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। यानी जो भी संरचना है वो अंदर की ओर होगी, गुहिका की ओर होगी। देखिए ये संरचना, ये सारी संरचनाएं जो होगी वो अंदर, ये गुहिका है मेरे बच्चे, ये गुहिका खोपड़ी में। क्लियर? नाउ दिस वन ल्यूमेन कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे अंगुलीनुमा प्रवर्ध और उसी को अपन कहते हैं माइक्रोविलाई अर्थात सूक्ष्मांकुर जो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करती है। इसके आधार भाग पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए होंगे, कहां की बात करें, पीसीटी, क्योंकि यहां पर कई ऐसी क्रियाएं होगी जो सांद्रण प्रवणता के विपरीत होगी। उदाहरण के लिए जो ग्लूकोज का अवशोषण होगा वह सांद्रण प्रवणता के विपरीत होगा। इसी तरह से कई धनायन आयन जो होंगे वह जो क्रिया करेंगे वह सांद्रण प्रवणता के विपरीत क्रियाएं करेंगे। तो यहां पर सांद्रण प्रवणता के विपरीत जब क्रियाएं होगी तो यहां पर मुख्यतः क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो यहां ऊर्जा देगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखेंगे। लूप ऑफ हेनले के बारे में बता चुका हूं, जहां समीपस्थ कुंडलित नलिका समाप्त होगी और दूरस्थ शुरू होगी, वहीं पर ये संरचनाएं होगी। यह यू आकार की हेयरपिन अवरोही व आरोही भुजा के रूप में बना हुआ होगा। सबसे पहले लेते हैं अवरोही, जहां से जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होगा वो नीचे की ओर जाएगा। इसका ऊपरी भाग मोटा खंड वाला होगा, इसका व्यास पीसीटी जितना ही होगा। यह भी सरल घनाकार उपकला के द्वारा आश्रित रहेगा। इसका निचला भाग पतला खंड होगा जो कि शल्की के द्वारा, पतला है शल्की और मोटा है घनाकार। आरोही से जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। इसका ऊपरी भाग मोटे खंड का गठन करेगा। इसका व्यास डीसीटी के जितना होगा, बता चुका हूं मैं। मोटा वाला भाग घनाकार से और पतला वाला जो भाग होगा वह मुख्यतः सरल शल्की उपकला से बना हुआ होगा। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड वाला जो भाग है हेनले की लूप की आरोही भुजा डीसीटी में विलय हो जाएगी। यह सरल घनाकार उपकला द्वारा आश्रित अनेक नेफ्रॉन की डीसीटी एक सीधी मोटी नलिका संग्राहक नलिका में खुलेगी। संग्राहक नलिका मेडुलरी पिरामिड में स्थित होगी, मेडुलरी पिरामिड में स्थित होगी, और लंबी नलिका है जो मेडुला से होती हुई पिरामिड तक जाती है। संग्राहक नलिका लंबी नलिका है जो मेडुला से होती हुई, यानी संग्राहक नलिका जो है मेडुलरी पिरामिड में स्थित होती है, पिरामिड में स्थित होती है। ये जो लाइनें हैं दिखाई दी थी, मैंने आपको बोला था वो संग्राहक नलिकाएं थी, पिरामिड में स्थित होती है जो मेड्यूला से होती हुई पिरामिड तक जाती है, जो मेड्यूला से होती हुई मध्य वाले भाग से होती हुई पिरामिड तक जाती है। ओके, मेडुलरी पिरामिड की पेपिला पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पेपिला पर आसपास बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं इकट्ठी होगी और एक सामान्य नलिका में खुलेगी जिसे डक्ट ऑफ बेलिनी कहेंगे। ये डक्ट ऑफ बेलिनी जो होती है वास्तव में पेपिला पर खुलती है, इसलिए इस डक्ट ऑफ बेलिनी को पेपिलरी नलिका भी कहा जाता है। सभी बेलिनाई नलिकाएं पेपिला के शीर्ष पर पेल्विस में खुलती है। क्लियर है? नेफ्रॉन की मेलपीगियन नलिकाएं पीसीटी, डीसीटी ये वृक्क के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, जहां पर ऑस्मोलरिटी तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है, और यहां पर मेडुला, जबकि हेनले का लूप मेडुला में डूबा हुआ रहता है। जितना लंबा हेनले का लूप होगा उतना ही ज्यादा वो मेडुला की गहराई में जाएगा। जितना ज्यादा मेडुला की गहराई में जाएगा, परासरण विभव बोले तो ऑस्मोलरिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। वृक्क के कॉर्टेक्स में मेलपीगियन कणिकाएं, वर्ग के कॉर्टेक्स में मेलपीगियन कणिकाएं पीसीटी और डीसीटी होते हैं। मेडुला में हेनले का लूप संग्राहक नलिकाएं पाई जाती है। मुख्यतः भाग एवं बेलिनाई की नलिकाएं भी सम्मिलित होती है। पीसीटी, डीसीटी, हेनले का लूप एंड संग्राहक नलिकाएं। डायग्राम आपके क्लियर हो रहा होगा।